हमारे आसपास का तापमान गिरने लगता है तो हमारी जो बॉडी की एपिडर्मिस होती है वो उस तापमान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाती है और तब हमारे शरीर को हाइपोथर्मिया यानी तापमान का गिरना माना जाता है। बच्चों में और बुजुर्गों में, विशेष करके 10 वर्ष के नीचे बच्चों में और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों में तापमान को एडजस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है और वो रोगी बन जाते हैं या विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। एक तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो जाती है और पानी कम पीने से हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। वंदना जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों का भी स्वागत करता हूँ इस बीते हुए वर्ष 2021 के समापन के दौर में। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल मौसम बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम में बच्चे और बड़े बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके बीमार होने की वजह क्या हो सकती है और ऐसे बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं? वंदना जी, देखिए, बदलता मौसम हम उसे कहते हैं जब हमारे निश्चित शरीर के लेवल से नीचे या ऊपर जाता है। इस समय चूंकि हम जाड़े के मौसम में आपसे बात कर रहे हैं, इस समय टेम्परेचर हमारे शरीर का जो प्राकृतिक टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब उससे तापमान अचानक गिरने लगता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया का नाम देते हैं, यानी तापमान का 1 डिग्री 2 डिग्री से नीचे गिरना हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म का कारण बनता है। और उसका जो मेन कारण होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कह सकते हैं या वैज्ञानिक परिभाषा में कह सकते हैं, कि हमारे शरीर की जो ऊपर की त्वचा है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जिसमें रक्त का संचार नहीं होता है, ये केवल बॉडी को कवर करती है, उसके नीचे एक डर्मिस होती है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हमारी तंत्रिकाओं को वहां पर सेंसरी नर्व होती हैं जो संवेदनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं, मोटर नर्व होती हैं। तो जो बाहर की एपिडर्मिस होती है, जब उससे बाहर का तापमान अचानक गिरने लगता है या किन्हीं कारणों से हमारे आसपास का तापमान गिरने लगता है तो हमारी जो बॉडी की एपिडर्मिस होती है वो उस तापमान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाती है और तब हमारे शरीर को हाइपोथर्मिया यानी तापमान का गिरना माना जाता है। ऐसी दशा में बच्चों में और बुजुर्गों में, विशेष करके 10 वर्ष के नीचे बच्चों में और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों में तापमान को एडजस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है और वो रोगी बन जाते हैं या विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। जहां तक बदलते मौसम में रोगों की बात है, हम चर्चा कर लें कि इस समय सांस के रोग, त्वचा संबंधित रोग और हमारे पाचन क्रिया संबंधित ये 3 रोग प्रमुख होते हैं जबकि तापमान गिरने लगता है। त्वचा संबंधी रोग में इस समय जाड़े में दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा के रोग भी ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों? कारण इसका क्या है वंदना जी, कि हमारे शरीर की जो डर्मिस है वो गर्मी के समय उसकी कोशिकाएं दूर दूर रहती हैं, तो उनमें से सोडियम क्लोराइड का बाहर आना, पसीने का बाहर निकलना, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जाड़े में वो कोशिकाएं आपस में सिकुड़ जाती हैं, तो वहां से बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस फैल जाती तो उस एपिडर्मिस में बैक्टीरिया और वायरस के प्रवेश करने के रास्ते दिखाई पड़ने लगते हैं और वो उनसे प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस इतने छोटे होते हैं कि उनके जाने भर को हमारे एपिडर्मिस की त्वचाएं फैल करके उनमें खिंचाव आ जाता है, तो वो एपिडर्मिस से फिर डर्मिस में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच का जो गैप है उस गैप में वो ईचिंग प्रॉब्लम शुरू करते हैं और ईचिंग प्रॉब्लम से छोटे छोटे कोड़े फुंसी भी हो जाते हैं या ज्यादा उनमें खुजलाहट कर दिया तो उनमें पानी आने लगता है, बाद में पस आने लगता है। और ये तभी होता है जब टेम्परेचर तेजी से बदलता है, जब टेम्परेचर फिर स्थायी कर जाता है, आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर उस टेम्परेचर को गेन करने के लिए, बराबर करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये खुजली की विशेषता या जो खुजली, दांत खाज है या स्कैबेज जिसको आप कहते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप स्वतः समाप्त होने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि पीठ के कंधों पर या कमर के आसपास या जांघों में या खंडलियों में या आपके चेहरे के आसपास जहां पे मांसपेशियों का जमाव ज्यादा है वहां पे एपिडर्मिस में खिंचाव भी ज्यादा होता है। इसलिए हमारे हाथ की अंगुलियों के बीच में, पैरों की अंगुलियों के बीच में या हमारे चेहरे पर रफ स्किन दिखाई पड़ने लगती है, खुरदरापन दिखाई पड़ने लगता है। और वही खुरदरापन जिसको आप रफ स्किन कहते हैं, वो मेडिकल टर्म में उसको हम ये मानते हैं कि वहां से एपिडर्मिस में खिंचाव आ गया है, तो वहां से फंगस इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक कारण तो ये हो गया कि हमारे शरीर में बदलते
त्वचा संबंधी रोगों में खुजली के होने की संभावनाएं जाड़े में या बढ़ते हुए गर्मी के आसपास भी, जब ज्यादा टेम्परेचर एक बैग बढ़ता है उस समय भी ये दिक्कतें आती हैं। बदलते टेम्परेचर में हमेशा तापमान जब भी कम या ज्यादा होता है तो हमको त्वचा संबंधी रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा रोग जो है श्वसन से संबंधित है। हमारे बुजुर्गों में, विशेष करके 60 वर्ष के ऊपर के लोगों में दमा की बीमारी बढ़ जाती है। सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि पानी कम पीते हैं। तो पानी कम पीने से हमारे ब्लड में जो सर्कुलेशन है वो ब्लड का कंसंट्रेट हो जाने से ब्लड का सर्कुलेशन लो हो जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन लो होने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी लो हो जाती है, जिससे हमारे उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचने लगती है। तो हमारे हार्ट के फंक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो हो जाती है, जिससे जाड़े में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे चल रही, तो कहीं पर ब्लड स्ट्रोक कर गया या कहीं पर ब्लड का थक्का जम गया तो ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस दिखाई पड़ते हैं। बुजुर्गों में सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा, सांस फूलने लगती है, रात में खांसी आने लगती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के जो हाइपोथैलेमस कैविटी में जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट के काम करने की प्रक्रिया अपने आप लो हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वहां नहीं पहुंच पाती है। तो वृद्धों में भी ये समस्या आती है और बच्चों में भी यही समस्या आती है। जब 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर गिरता है तो हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे जब उनको नहलाया जाता है तो वो कांपने लगते हैं। दरअसल वो कांपने लगते हैं, लगता है कि लड़का बदमाशी कर रहा है, लेकिन बदमाशी नहीं करता। वो उसके शरीर में पानी के ठंडेपन को देख करके या वातावरण के टेम्परेचर को देख करके उसके शरीर के तापमान के गिरते हुए प्रकृति स्वयं उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पूरे बॉडी को हिलाती है। और जब कुछ देर वो आपस में कपकपी करता है तो फिर उसके बॉडी का टेम्परेचर फिर रीमेंटेन होने लगता है। इसी तरीके दांत का किटकिटाना, आप स्नान करने के बाद अचानक आपके दांत बजने लगे, या आप रजाई से बाहर निकले, या आपको ठंड अचानक मिली तो आपके दांत किटकिटाने लगते हैं। ये एक प्राकृतिक तरीका है जिससे बॉडी के टेम्परेचर को रीमेंटेन करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा एक्सर्शन बॉडी में आता है, जहां पे हमारी जो सेंसरी नर्व है वो ब्रेन को ये संदेश देती है कि टेम्परेचर कम होगा। तो ब्रेन एक मोटर तंत्रिकाओं के द्वारा फिर उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ये संदेश देता है, मैसेज देता है कि आप बॉडी के कुछ कोशिकाओं में हिलने का कम शुरू करिए, जिससे पूरा शरीर हिलने लगता है। तो उससे बॉडी में एक अंदर की एक री एनर्जिक एक्सरसाइज जिसको आप कहते हैं, ये प्राकृतिक रूप से, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है। तो बुजुर्गों में भी ये बात होती है, उनमें भी कपकपी आती है। और जब टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री गिर जाता है, यानी हमें मान लें कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 90 फ़ारेनहाइट से नीचे या 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ गया है, तो कपकपी तो नहीं आती, लेकिन फिर बोलने में दिक्कत आती है, बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, शरीर में कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, रोगी एक तक देखता रहता है। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो बदलते हुए तापमान में ज्यादा होते हैं। विशेष करके बुजुर्गों में इसी सीजन में अचानक वो रजाई में लेटे हुए और बाहर निकले और हार्ट अटैक हो गया। पैरालिसिस के केस भी इसी सीजन में ज्यादा मिलते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक अंग में किसी एक अंग का काम करना अचानक बंद कर देना, जिसको हम पक्षाघात कह सकते हैं। पैरालिसिस में तो पूरे बॉडी में अटैक होता है, लेकिन किसी एक आर्गन में, किसी एक हाथ का काम बंद कर देना अचानक, या पैर में लग जाना, या आंख का सुन्न हो जाना, कान का या दाहिने कंधे का हो जाना, इस तरीके के चांसेस इसी बदलते हुए मौसम में जब तापमान गिरने लगता है तो हम अपनी बॉडी के प्रति लापरवाही अगर बरतेंगे तो हमको इन रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी वंदना जी। डॉक्टर अनिल, ऐसे में कौन सी सावधानियां रखना जरूरी हो जाती हैं? वंदना जी, देखिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों को सुबह के बजाय शाम के सूर्यास्त के बाद से लेकर के 2 घंटे की जो तापमान एक बैग गिरता है, आसमान में ओस की बूंदें बढ़ने लगती हैं और टेम्परेचर डाउन होने लगता है, वो जो समय का है वो बुजुर्गों में भी और बच्चों में बहुत नुकसानदायक होता है। हमको जब भी हम अपने एक निश्चित तापमान से बाहर निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, अपने कमरे से बाहर निकलें या रजाई से बाहर निकलें, उस समय हमको अपने शरीर के कपड़ों की व्यापक व्यवस्था इस तरह करनी चाहिए कि गर्म कपड़ों में हम अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकें। हमको अपने खान पान में भी वो चीजें लेनी है जो गर्म हमको शरीर को पौष्टिकता प्रदान करें, लेकिन ज्यादा तली भुनी चीजें ना हो, गैस्ट्रिक भोजन ना हो, क्योंकि कब्जियत भी जाड़े के दिनों में बहुत देखी गई है, लूज मोशन भी जाड़ों के दिनों में बहुत देखे गए हैं। तो हमको ऐसे सुपाच्य भोजन लेने हैं, विशेष करके मौसमी फल हमको लेने हैं। खाद्य पदार्थों में हरे साग, जो मार्केट में इस समय आपके खूब पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं, उनका प्रयोग हमको करना चाहिए। मटर का प्रयोग हम कर सकते हैं खान पान में।
मौसमी फल में अमरूद का सेवन हम जितना करें, विटामिन सी के जितने पदार्थ हम टमाटर हरे को सलाद में लें, प्याज और लहसुन का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तो हमारे खान पान की बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि जाड़े में पानी लोग कम पीते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी वेट अगर किसी व्यक्ति का 15 किलो वेट है तो उसको 1 लीटर 24 घंटे में पानी पीना चाहिए। अब गर्मी में तो लोग 4 से 5 लीटर पानी पी लेते हैं बिना कहे, लेकिन जाड़े में वो अपनी पानी की इस मात्रा को जब कम कर देते हैं तो उससे हमारे शरीर में 3 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। एक तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो जाती है, और पानी कम पीने से हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। मैंने आपसे एक एपिसोड में चर्चा की थी, पानी जितना ही पिएंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो गर्मी में अगर आप पानी 4 लीटर नहीं पी पाते हैं, मान लीजिए आप 60 किलो का वजन आपके शरीर का है, तो आपको 4 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। और अगर आप 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो 3 लीटर से कम तो पानी आपके बॉडी में जाड़े में भी नहीं जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि जाड़ा है तो आप गुनगुना पानी करके गर्म पानी का प्रयोग करें, ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, जिससे बॉडी को का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, आपकी पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगी। और पाचन क्रिया अगर दुरुस्त है, आपकी कब्जियत आपको नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स आपके फिट एंड फाट रहेंगे और आपको जाड़े के जो बदलते मौसम में जो स्वाभाविक बीमारियां हैं उनसे आप लड़ सकेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी पावर मेंटेन रहेगी। यानी आपको सुस्त रखना है, बॉडी आपको गर्म कपड़ों से बंद रखना है, और पानी की मात्रा आपको जितनी आप गर्मी पीते हैं उससे थोड़ा बहुत कम करके आप पी सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा बहुत कम आपको नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है बदलते मौसम में। जी वंदना जी, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इससे बचने के लिए कोई दवाइयाँ भी हैं? जी वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा पद्धति है और ये केवल विशुद्ध पौधों पर 115 पौधों पर केवल 38 औषधियों की चिकित्सा पद्धति है। हम 38 औषधियों में ही विश्व के सभी रोगों का इलाज करने का प्रयास करते हैं, जितने भी रोग नाम से आते हैं या जो भी होता है, क्योंकि हम अपनी इन दवाओं में सिस्टम वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो जब टेम्परेचर घटता या बढ़ता है तो हम बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले ऑर्गन की मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास CNS की एक दवा है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास यस्टेन की दवा है, और बॉडी की इम्यूनिटी पावर को फिट एंड फाट रखने के लिए हमारे पास यशवन की दवा है। हम इन 3 दवाओं का प्रयोग CNS के साथ WE, यस्टेन भोजन के बाद और यशवन भोजन के पहले, हम अगर ये दवा नियमित बदलते मौसम में 10 से 15 दिन या 20 दिन तक अगर लेते रहें तो हम बदलते मौसम के रोगों से बच सकते हैं। और अगर हमको सर्दी खांसी जुकाम हो ही गया है, खांसी आ रही है, कफ बन रहा है, कफ नहीं निकल रहा है, तो हमारे यहाँ एक P ग्रुप की मेडिसिन P4 के साथ हम F1 देते हैं, और जैसे हम P4 के साथ F1 के साथ G मिलाते हैं तो कफ का निकलना, जो कफ हमारे लंग्स में फंसा रहता है, उस कफ को हम बाहर निकाल देते हैं और रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई फिर ज्यादा जाने लगती है, जिससे उसके बॉडी की इम्यूनिटी पावर मेंटेन हो जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि बदलते मौसम में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की औषधियां, क्योंकि ये हानि रहित हैं, इस नाते मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपके आसपास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हों तो आप बदलते मौसम में उनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, कई दर्शक हमारे आपका फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, आपका एड्रेस जानना चाहते हैं। कृपया उन्हें अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस जरूर बताएं ताकि वो आपसे सलाह ले सकें। जी वंदना जी, मैं वैसे तो लगभग सभी चैनल पर जहाँ जहाँ मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं मैं बता देता हूँ, और आपके चैनल पर भी मैं पिछले इंटरव्यू में बताना भूल गया था। मैं अपने सभी दर्शकों से और अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने जटिलतम रोगों के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन कॉल और व्हाट्सएप नंबर है 9793252355। आप इससे अपने रोगियों की सलाह भी हमसे ले सकते हैं और अपनी स्वयं की समस्याएं भी हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। और मेरा ये फोन 24 आवर खुला रहता है, लेकिन अगर आपको किसी विशेष परिस्थिति में कभी फोन करना पड़े तो हम आपके लिए सदैव हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी एक बार पुनः अभिवादन। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।